नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस गोलू वाला। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लगातार उन्हें देख रहे हैं, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी नया वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाया जाए, सबसे पहली और तेज सूचना आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का अगला टॉपिक। पिछले टॉपिक में हमने विषाणु पर चर्चा की थी, विषाणु, उसके साथ साथ वायरॉइड्स और प्रियन पे भी चर्चा की थी। आज हम सजीवों की एक मौलिक इकाई की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं कोशिका। आज हमारे चर्चा का टॉपिक है कोशिका यानी सेल। सबसे पहले बात करनी है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो एक विद्वान थे, नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका को खोजा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने कैसे खोजा कोशिका को, तो ध्यान से समझना। विज्ञान में बहुत सारे आविष्कार ऐसे थे जिन्हें वास्तव में विद्वान करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो हो गए। किस प्रकार से? ये लगभग एक इत्तेफाक रहे। कुछ ऐसा ही इत्तेफाक कोशिका के बारे में रहा। रॉबर्ट हुक एक सूक्ष्मदर्शी की दक्षता परखना चाह रहे थे, एक सूक्ष्मदर्शी की क्षमता परखना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि वास्तव में वो सूक्ष्मदर्शी कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म देख पाने में सक्षम है। बस इसी प्रयास में वो उन्होंने खोज कर दी किसकी? कोशिका की। इस तरीके से उनके पास कोई रसायन की शीशी पड़ी थी जिसके ऊपर कॉर्क का ढक्कन लगा हुआ था। जब उन्होंने उस कॉर्क के ढक्कन को अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने पाया कि उस ढक्कन के अंदर यानी उस लकड़ी के अंदर बहुत छोटे 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 मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है खाने बने हुए हैं। रॉबर्ट हुक ने उन्हें एक नाम दिया, उन्हें कहा सेल। सेल का मतलब रोमन भाषा में होता है एक छोटा कमरा यानी कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। एक क्वेश्चन। दूसरी बात, एक और यहाँ पे ध्यान देने लायक है दोस्तों, जो क्वेश्चन पीछे पूछा भी जा चुका है कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो वास्तव में कोशिका कैसी थी, यानी जीवित थी या मृत। तो मैं आपके लिए बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। वो कौन सी कोशिकाएं थी? मृत कोशिकाएं थी, जो रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम देखी गई थी। दोस्तों, सन 1665 से लेके 150 से ज्यादा वर्षों तक कोशिका के बारे में हमें बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं था। तकरीबन सन 1838-39 में, सन 1838-39 में दो विद्वान थे। एक वनस्पति शास्त्री थे, नाम था स्लाइडेन, और एक जंतु विज्ञान शास्त्री थे, नाम था सवान। स्लाइडेन और सवान ने सन 1838-39 में आके एक प्रसिद्ध थ्योरी दे दी, एक कोशावाद पेश किया। क्या पेश किया? कोशावाद, यानी एक सेल थ्योरी पेश की। जैसे ही स्लाइडेन और स्वान के द्वारा सेल थ्योरी पेश की गई, वास्तव में जीव विज्ञान के मायने बदल गए। हमें शरीर की क्रियात्मक इकाई यानी जो जैविक क्रियाएं थी उनको करने वाली मौलिक इकाई का वास्तविक ज्ञान स्लाइडेन और स्वान के कोशावाद से ही प्राप्त हुआ।
स्लाइडेन और स्वान ने अपने कोशावाद में कुछ प्रमुख बातें बताई जिनके आधार पे आज तक का बायोलॉजी, आज तक की जीव विज्ञान जो है डिपेंड करती है। कौन कौन सी बातें? देखो, स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका से ही प्रारंभ होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी सर्वप्रथम एक ही कोशिका होती है। हो सकता है उस शरीर जो जीव है उसका शरीर एक कोशिकीय हो, और हो सकता है उसका जो शरीर है वो बहुकोशिकीय हो, लेकिन उस कोई भी जीव है उसके जीवन का प्रारंभ सदैव किससे होता है? एक ही कोशिका से होता है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से निर्मित होता है, उन्हें कहा जाता है एक कोशिका। और बहुत सारे सजीव ऐसे हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर करती हैं, उन्हें कहा जाता है बहुकोशिकीय। तो सजीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। वहीं पे उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है वो सदैव एक कोशिका से होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। कोशिका कैसी इकाई है? एक स्वाधीन इकाई है, यानी ये अपना कार्य स्वयं करने में सक्षम है। ये किसी अन्य क्रिया के, किसी अन्य अंग के, किसी अन्य तंत्र के अधीन नहीं है। तो कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कोशिकाएं, एक प्रकार की एक समान कोशिकाएं जब मिलकर कार्य करती हैं तो जैविक क्रिया जो है संपन्न हो पाती है। इनके कोशावाद में बताई गई अगली जो बात थी, उन्होंने कहा कि कोशिका के निर्माण में, कोशिका की उत्पत्ति में, कोशिका के निर्माण में जो क्रिया संपन्न होती है उसमें केंद्रक जो है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। केंद्रक जो है वो प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी अभिकर्ता होता है, प्रमुख कार्यकर्ता होता है केंद्रक कोशिका के निर्माण की क्रिया। तो ये प्रमुख ऐसी बातें थी स्लाइडेन और स्वान के द्वारा बताई हुई कोशावाद में, जिनसे हमें साइटोलॉजी में और खासतौर बायोलॉजी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें महसूस की गई, जिनसे बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सका। स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका से प्रारंभ होता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई जीव केवल एक कोशिका से निर्मित हो, बना हुआ हो, उत्पत्ति हो उसकी। हो सकता है कोई जीव ऐसा हो जिसके शरीर में असंख्य यानी बहु कोशिकाएं पाई जा रही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रत्येक कोशिका चूंकि स्वाधीन इकाई है, यानी अपना कार्य स्वयं करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं जिससे जैविक क्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोशिका के निर्माण में केंद्रक जो है ये प्रमुख अभिकर्ता होता है। तो रॉबर्ट हुक के बाद स्लाइडेन और स्वान ने दिया कौन सा वाद? कोशावाद, सेल थ्योरी। तो ये दूसरी बात है जो याद रखने लायक है दोस्तों। याद रखना कि कोशावाद किनके द्वारा दिया गया। हम कहेंगे वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान। इन्होंने सन 1838-39 के तकरीबन हमें कोशावाद यानी सेल थ्योरी, कोशिका की खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक। सन 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की, और रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को सर्वप्रथम देखा वो वास्तव में कौन सी कोशिकाएं थी? मृत कोशिकाएं थी। चलिए दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हम कोशिका के बारे में। प्रमुख हमने पहले देखा था कि एक लेक्चर में हमने ये आपको बताया था कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक प्रकार होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं।
कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम कोशिका की एक संरचना समझनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि कोशिका वास्तव में, कोशिका का आकार, उसकी आकृति वास्तव में कैसी होती है, तो हम कहेंगे अनिश्चित होती है। हम निश्चित नहीं कर पाएंगे कि प्रत्येक कोशिका एक ही आकृति की पाई जाती है, समरूप पाई जाती है, एक जैसी पाई जाती है, ये कभी नहीं होता। तो कोशिकाएं विभिन्न विभिन्न आकृतियों की पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे अनिश्चित। हम उसे समझने के लिए केवल एक गोलाकार भाग निर्मित करते हैं, हम ये मानते हैं कि ये एक कोशिका है। हम यहाँ पे कोशिका में पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं की बात करेंगे। तो देखना दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जिस कोशिका की संरचना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये एक पादप कोशिका है और इसी में हम समझेंगे जंतु कोशिका में पाए जाने वाले अंगक भी। क्योंकि हमें समझना है कि प्रोकैरियोटिक कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कौन सी होती है, इसीलिए हम कोशिका को कुछ अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं। देखो, इसके प्रमुख भाग, जो सबसे बाहरी भाग ये वाला होता है पादप कोशिका में, ये कहलाता है कोशिका भित्ति। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल। ये अंदर वाला जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग वास्तव में कहलाता है रिक्तिका। क्या कहलाता है? रिक्तिका। सेल वॉल और वैक्यूलस। बीच वाला ये वाला भाग, यहां पे एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहा जाता है जीव द्रव। उसे कहा जाता है जीव द्रव। सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति, जो अंदर ये वाला स्थान है, जो वास्तव में इसमें एक प्रकार का रस भरा हुआ रहता है, इसे क्या कहा जाता है? रिक्तिका। और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, अन्य पदार्थ भरे रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य के बारे में हमने चर्चा की थी। जूलियस हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था। क्या कहा था? जीवन का भौतिक आधार, इसी को कहा था जूलियस हक्सले ने। चलिए, सबसे पहले देखिए कोशिका भित्ति, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। और रिक्तिका भी पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ये चीज ध्यान में रखना कि ये वाले दोनों जो हिस्से हैं कोशिका के, हमने भाग देखे, प्रमुख भाग बांटे, तो इनमें ये वाले दोनों भाग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। लेकिन जीव द्रव्य, ये तो जीवन का भौतिक आधार है, प्रत्येक सजीव में पाया जाता है। यानी चाहे वो पादप है, चाहे वो जंतु है, प्रत्येक में क्या मौजूद होता है? जीव द्रव्य मौजूद होता है। जीव द्रव्य को भी 2 प्रमुख भागों में बांट दिया जाता है। एक अन्य गोलाकार बीच में संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं केंद्रक। इसे क्या कह दिया जाता है? केंद्रक कह दिया जाता है। और इसके अलावा जीव द्रव्य का जो भी भाग बचता है, इसे कह दिया जाता है कोशिका द्रव्य। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। तो बीच का गोलाकार भाग, जो प्रमुख अभिकर्ता स्लाइडेन और स्वान ने बताया था, कोशिका की क्रियाओं में जो निर्माण की क्रिया है, जिसमें प्रमुख भूमिका जो निभा रहा होता है, वो कौन सा होता है? केंद्रक होता है। इसके अलावा जीव द्रव्य का बाकी बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग अलग अलग बिखरे हुए रहते हैं। इसकी भी कुछ संरचनाएं होती हैं, जिनको हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते। एक तो केंद्रक के बाहर झिल्ली निर्मित नहीं होती, मतलब केंद्रक जो है ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होता। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसके अलावा सुव्यवस्थित कोशिकांगों का अभाव होता है। यानी कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जिनका अभाव रहता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं। श्योर।
इसके अलावा राइबोसोम इनमें 70S टाइप के पाए जाते हैं। किस टाइप के पाए जाते हैं? 70S टाइप के पाए जाते हैं। राइबोसोम को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, दो अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है 70S टाइप, एक को कहा जाता है 80S टाइप। अवसादन गुणांक का मतलब तल में उनके बैठने की क्षमता के अनुसार इनको दो अलग अलग टाइप में बांटा जाता है, 70S टाइप और 80S टाइप। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम सदैव क्या होते हैं? 70S टाइप के होते हैं। इसके अलावा इनमें पाया जाने वाला प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, जो भी अनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, ये केंद्रक द्रव्य से संपर्क में नहीं रहता। यानी ऐसा नहीं है इसमें केंद्रक नाम की कोई संरचना ही नहीं होती, मतलब केवल ऐसा द्रव्य भरा रहता है जिसके अंदर कोई अलग करने हेतु झिल्लीनुमा संरचना नहीं है। तो जो इसके केंद्रक के अंदर, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अंदर जो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पाया जाता है, यूकेरियोटिक में तो ये एक झिल्ली में बंधा हुआ रहता है और इसके अंदर केंद्रक के भरे हुए द्रव्य को कहते जाता है केंद्रक द्रव्य। तो हम कहते हैं कि यूकेरियोटिक में ये केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं, मतलब उनमें ये वाली संरचना ही नहीं होती। तो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए ये समस्त भाग किसके संपर्क में रहता है? कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है। अच्छा दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखना, हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्रों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, एक हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है, मतलब ये भी नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता। तो कुछ ऐसी बातें जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर लाती हैं, उनको ध्यान से समझना कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, सुव्यवस्थित कोशिकाओं का अभाव रहता है, राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, इनमें प्रोटीन, आरएनए और डीएनए जो केंद्रकीय पदार्थ हैं, ये वास्तव में कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। पदार्थ केंद्रकीय होते हैं, केंद्रक में पाए जाने वाले। अब देखो, केंद्रक ना पाए जाने का मतलब ये नहीं कि केंद्रक के अंदर मौजूद जो अनुवांशिक पदार्थ हैं वो इनमें होंगे ही नहीं। अनुवांशिक पदार्थ प्रोकैरियोट में भी होंगे, यूकैरियोट में भी होंगे, लेकिन होगा क्या कि इनमें केंद्रक नाम की संरचना नहीं है। तो इसीलिए जो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए जैसे केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, वो केंद्रक में ना मौजूद होकर कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। श्योर। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। अब बात करें यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद होता है। केंद्रक एक झिल्लीनुमा संरचना है जो झिल्ली के अंदर बंधा हुआ एक द्रव्य मेटल पदार्थ होता है, जिसमें प्रोटीन, आरएनए, डीएनए वगैरह पाए जाते हैं। अनुवांशिक पदार्थों में हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद होता है। राइबोसोम जो है ये यूकैरियोटिक में 70S की बजाय कितने S टाइप का होता है? 80S टाइप का राइबोसोम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये घबराना मत कि राइबोसोम 70S टाइप, 80S टाइप, वास्तव में ये क्या है? हम आगे जब कोशिकाओं की चर्चा करेंगे, यानी सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिका के अंग, जब उनकी चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि 70S टाइप क्या है और 80S टाइप वास्तव में क्या है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये श्योर हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं। अच्छा, इनकी अगर एग्जांपल पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे जीवाणु। वैसे तो दोस्तों मोनेरा वर्ग में पाए जाने वाले समस्त जीव कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कौन से वर्ग में? मोनेरा वर्ग में पाए जाने वाले। यूकैरियोटिक जीव जो हैं वो बाकी के 4 वर्गों में पाए जाते हैं, लेकिन मोनेरा वर्ग में कौन से पाए जाते हैं?
प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव। तो जीवाणु जो है ये कौन से वर्ग में आते हैं? ये वास्तव में प्रोकैरियोटिक कोशिका वर्ग में आते हैं, है ना। रिकेट्सिया है, पीपीएलओ है, जीवाणु है, ये सारे कौन से वर्ग में? प्रोकैरियोटिक वर्ग में। अगर यूकैरियोटिक के बारे में बात करें तो समस्त पादप व जंतु, इनकी कोशिकाएं किस टाइप की होती हैं? यूकैरियोटिक टाइप की होती हैं। हम इनके एग्जांपल दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम समझते हैं कोशिका के प्रमुख प्रमुख पार्ट्स और उनके बारे में जितना ज्ञान हम हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है उसके बारे में। तो देखो, जैसा हमने देखा कि कोशिका के प्रमुख 3 भागों की हमने चर्चा की। मैंने कहा हम पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे और दोनों में पाए देखेंगे कि कौन कौन से जो अंगक हैं, जो ऑर्गेनल्स हैं, वो पाए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला भाग, हमने सबसे बाहरी भाग जिसके बारे में हमने चर्चा की, उसे हमने नाम दिया कौन सा? कोशाभित्ति। उसका नाम क्या दिया? कोशाभित्ति। इसके अंदर पाए जाने वाली एक संरचना थी जिसका नाम हमने लिया था कौन सा? रिक्तिका। और इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला जो द्रव्य पदार्थ है उसे हमने क्या नाम से जाना? जीव द्रव्य के नाम से जाना। तो दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कोशिका भित्ति। ये वास्तव में क्या होती है? तो देखो, कोशिका भित्ति के बारे में जब बातें करेंगे तो कुछ बातें हमें कोशिका भित्ति के बारे में खास तौर पे याद रखनी आवश्यक होती हैं, क्योंकि वो लगभग एग्जाम्स में पूछी जाती है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि जो कोशिका भित्ति है ये कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्राय पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, मतलब जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती। तो हम कहेंगे कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है? वास्तव में दोस्तों, जीव द्रव्य से जो भी पदार्थ स्रावित होती है, किससे स्रावित होती है? जीव द्रव्य से। तो जीव द्रव्य से स्रावित होने वाले पदार्थ ही कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। किससे स्रावित होने वाले पदार्थ? जीव द्रव्य से स्रावित होने वाले पदार्थ ही कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। कोशिका विभाजन की एक अवस्था आती है दोस्तों, जिसे हम जानते हैं अंत्यावस्था के नाम से। इसे हम किस नाम से जानते हैं? अंत्यावस्था, या इसे कह दिया जाता है टेलोफेज। क्या कह दिया जाता है? टेलोफेज या अंत्यावस्था। तो टेलोफेज या अंत्यावस्था के समय जो कोशिका के अंदर एक अंगक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं अंतःपरद्रव्यी जालिका। अंतःपरद्रव्यी जालिका, अंतःपरद्रव्यी जालिका जो है ये टेलोफेज यानी अंत्यावस्था के दौरान इसी की छोटी छोटी नलिकाएं जो है वो मिलकर किसका निर्माण करती हैं? कोशिका भित्ति का निर्माण करती हैं। तो ध्यान में रखना है, एक तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, दूसरा इसका निर्माण जो है अंतःपरद्रव्यी जालिका, जिसे ईआर के नाम से भी जाना जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःपरद्रव्यी जालिका की छोटी छोटी नलिकाएं अंत्यावस्था के दौरान इसका निर्माण यानी कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। श्योर। अब देखो दोस्तों, हमने ज्यादातर ये देखा है कि पढ़ा भी यही है कि कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि अधिकतर और ज्यादातर पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? सेलुलोज होता है। क्योंकि कोशिका भित्ति को हम 4 लेयरों में बांट सकते हैं। कितनी? 3 अलग अलग लेयर्स, और चौथा एक ऐसा भाग है हम उसे 4 परतों में अलग अलग कर सकते हैं और चारों के बारे में अलग अलग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से? ध्यान से समझना। कोशिका भित्ति की प्रमुख 4 परतें होती हैं। कौन सी? एक तो प्राथमिक कोशिका भित्ति,
द्वितीयक कोशाभित्ति, इसके अलावा तृतीयक कोशाभित्ति और इसके अलावा एक मध्यपट। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इन चारों भागों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये चारों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सिंपल छोटे एग्जामों में ये पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, हम कहेंगे किससे, सेलुलोज से निर्मित होती है। लेकिन अगर कोशिका भित्ति का गहनता से विश्लेषण किया जाए तो उसमें 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? प्राथमिक कोशाभित्ति, द्वितीय कोशाभित्ति, तृतीय कोशाभित्ति और मध्यपट। देखो दोस्तों, जो प्राथमिक कोशाभित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये पतली होती है, कोमल होती है, लोचदार होती है। किससे निर्मित होती है? केवल सेलुलोज से निर्मित होती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद है दोस्तों, जैसे यीस्ट की बात करें या फिर कवक की बात करें। कवक और यीस्ट में ये काइटिन से बनी होती है। किससे निर्मित होती है? काइटिन से। और अन्य पादपों में जो प्राथमिक कोशाभित्ति है वो किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। प्राथमिक कोशाभित्ति के नीचे ही एक लेयर पाई जाती है जिसे कहा जाता है द्वितीय कोशाभित्ति, और ये वाली बनी होती है सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन। सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन। लगभग पादप कोशिकाओं में ये 2 लेयर कोशाभित्ति की पाई ही जाती है। तीसरी लेयर ये प्रत्येक कोशिका में नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ अनावृत बीजी पौधे ऐसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म पौधे ऐसे होते हैं जिनकी दारू वाहिनिकाओं में द्वितीय कोशाभित्ति के ठीक नीचे एक तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जो किससे निर्मित होती है? जाइलन से निर्मित होती है। कौन से पदार्थ से निर्मित होती है? जाइलन से निर्मित होती है। तो अगर दोस्तों हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोशिका भित्ति किससे निर्मित है, हमारे पास ऑप्शन में आए सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, उपरोक्त सभी, तो हम लगभग कैंडिडेट्स किसे हल करेंगे? सेलुलोज को। जबकि कोशिका भित्ति में पैक्टिन, लिग्निन और जाइलन भी पाया जाता है। सबसे अहम बात, कोशाभित्ति पादप कोशिकाओं का सबसे पहला आवरण है। सबसे बाहर होती है, मोटी, मजबूत, स्थायी होती है, और ये सुरक्षा करती है किसकी? पादप कोशिकाओं की, है ना। तो चूंकि हमने लगभग ये भी आज तक हमने एक कथन बहुत बार पढ़ा होगा कि प्रकृति कभी किसी चीज के साथ अन्याय नहीं करती, किसी जीव के साथ अन्याय नहीं करती, और शायद अपने इसी समीकरण को संतुलित रखने के लिए उन्होंने पादप कोशिकाओं को कोशिका भित्ति के रूप में एक अतिरिक्त जो है अंग दिया। क्यों? जंतु में क्यों नहीं? देखो दोस्तों, बाहरी वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं, क्योंकि हमने चर्चा की थी कि जंतुओं का एक विशेष लक्षण होता है संवेदनशीलता, बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करना। प्रत्येक सजीव में ये गुण है। चूंकि जंतु जो है ये गतिशील है, मतलब गति कर सकती हैं, चल फिर सकती हैं, लेकिन पादप होती हैं स्थायी, उनमें गति का अभाव होता है, यानी वो चल फिर नहीं सकते, है ना। तो जंतु बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से खुद की सुरक्षा निश्चित कर सकते हैं, लेकिन पादप तो अपनी जगह पे फिक्स हैं, वो तो निश्चित कर नहीं सकते। तो इसीलिए शायद नेचर ने उन्हें सुरक्षा के तौर पे एक अतिरिक्त जो है अंग दिया है। कौन सा? कोशाभित्ति। अब इसके बारे में एक चीज ध्यान से और समझना दोस्तों, ये कोशाभित्ति जो वास्तव में है ये निर्जीव होती है। कैसी होती है? निर्जीव होती है। अब ये चीज समझना क्यों जरूरी था? ये इसलिए जरूरी था क्योंकि जीवित भाग जो है वो कौन सा होता है? जीव द्रव्य। और इसके बारे में वास्तव में क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि कोशिका भित्ति कैसी पाई जाती है, कि प्रवृत्ति कैसी होती है। तो कोशाभित्ति जो है ये वास्तव में क्या होती है? निर्जीव होती है।
और कोशिका की सबसे बाहरी संरचना होती है। अब देखो दोस्तों, हमने देखा कि प्राथमिक कोशाभित्ति में सेलुलोज की बनी होती है, द्वितीय कोशाभित्ति सेलुलोज, पेक्टिन, जाइलिन लिग्निन इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में तो नहीं, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक तृतीय कोशाभित्ति, एक तीसरी लेयर भी पाई जाती है, तीसरी परत भी पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, जाइलम नामक पदार्थ की बनी होती है। अब बात करें दोस्तों मध्य पटल, इसे खास तौर पे याद रखना दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य पटल जो है ये कैल्शियम व मैग्नीशियम के पेक्टेट्स के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स द्वारा बना हुआ होता है। देखो, जब ये लेयर बनती है, मतलब कोशाभित्ति का निर्माण होता है, तो देखो जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि जीव द्रव्य से स्रावित होने वाले जो पदार्थ हैं, ये कोशाभित्ति को बनाते हैं कोशा विभाजन की अंत्यावस्था के दौरान। ठीक है, तो जीव द्रव्य के द्वारा जो सबसे पहला स्त्राव किया जाता है, सबसे पहले स्त्राव में मध्य पटल का निर्माण होता है। उसके बाद जो दूसरा स्त्राव किया जाता है, उससे प्राथमिक कोशाभित्ति, फिर द्वितीय कोशाभित्ति और सबसे अंत में तृतीय कोशाभित्ति। इसी तरह से इन लेयर्स का निर्माण होता है। अच्छा, मध्य पटल वास्तव में होता क्या है? सपोज कि इस कोशिका के पास ही एक अन्य कोशिका पाई जा रही है, इनके बीच एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो इन दोनों ही कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखती है, मतलब एक सीमेंट के भांति कार्य कर रही होती है। दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखने वाला पदार्थ जो है, यही क्या कहलाता है? मध्य पटल कहलाता है। इसे बना होता है कैल्शियम व मैग्नीशियम के पेक्टेट्स। इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे चर्चा करें कि वास्तव में मध्य पटल के बारे में जानना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्चे फल कड़े होते हैं लेकिन पक्के फल मुलायम क्यों हो जाते हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या होता है कि मध्य पटल के घुल जाने के कारण। क्यों? जब अपरिपक्व होती हैं कोशिकाएं, तो अपरिपक्वता के दौरान मध्य पटल जो है ये उनको आपस में सीमेंट के भांति जकड़ के रखता है, और इसी कारण कच्चे फल जो है वो कैसे होते हैं? कड़े होते हैं। जैसे ही कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में आती हैं, तो परिपक्वता के दौरान मध्य पटल जो है, इसकी पकड़ जो है थोड़ी ढीली हो जाती है और ये बीच में घुल जाता है। इसीलिए जो पके हुए फल हैं वो क्या हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं। तो पके फलों के मुलायम होने का रीजन वास्तव में क्या है? मध्य पटल। दोस्तों, हमने पहली संरचना यानी कोशाभित्ति के बारे में जाना। अब हम आगे जानेंगे किसके बारे में? रिक्तिका के। रिक्तिका के बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में? जीव द्रव्य के बारे में। तो सबसे पहले कोशाभित्ति, कोशाभित्ति के बाद रिक्तिका। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम रिक्तिका के बारे में, यानी कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अंग जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा भाग है, उसके बारे में। कौन सा? रिक्तिका। इससे पहले हमने जाना था किसके बारे में? कोशाभित्ति के बारे में। तो हम यहाँ पे चर्चा करें किसके बारे में? रिक्तिका। रसधानियां भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसधानियां या रिक्तिकाएं, वैक्यूलस कह दिया जाता है। चलिए इनके बारे में जानिए। रिक्तिका वास्तव में पादप कोशिकाओं का ही भाग है। अधिकांश ये किसमें पाई जाती हैं? अधिकांश पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं मौजूद होती हैं। जब जो पादप कोशिकाएं हैं ये अपरिपक्व होती हैं, अपरिपक्व अवस्था में होती हैं, उस वक्त रिक्तिकाओं की
संख्या अधिक होती है और आकार जो है ये वास्तव में छोटा होता है। अपरिपक्व अवस्था में रिक्तिकाओं की यानी रसदानियों की संख्या ज्यादा होती है और आकार जो है कैसा होता है, छोटा होता है। कोशिका की परिपक्व अवस्था में, कौन सी अवस्था में, परिपक्व अवस्था में, परिपक्व अवस्था में रिक्तिकाओं की संख्या कम हो जाती है और आकार क्या हो जाता है, आकार सदैव बड़ा हो जाता है। अपरिपक्व अवस्था में संख्या अधिक होती है, आकार क्या होता है, छोटा होता है। परिपक्व अवस्था में संख्या कम होती है और आकार क्या होता है, बड़ा होता है। रिक्तिका के अंदर भरे हुए रस को कह दिया जाता है रिक्तिका रस। क्या कह दिया जाता है, रिक्तिका रस कह दिया जाता है। ये एक तरह से स्टोर का कार्य करती है, कोशिका की सफेदी को बनाए रखने का कार्य करती है। तो एक तरह से ये स्टोर का भी कार्य करती है। रिक्तिका रस में बहुत सारे पदार्थ भरे हुए रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, एमाइड्स हैं, अमीनो अम्ल है ना, वसाएं हैं, ये बहुत सारे पदार्थ जो हैं ये रिक्तिका रस में भरे हुए रहते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रंग भी इनमें भरे हुए हैं। फल और फूल, फल और फूल की कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, उन रिक्तिकाओं में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं एंथोसाइनिन। क्या कह दिया जाता है, एंथोसाइनिन। तो फल और फूलों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एंथोसाइनिन ये रंग के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए, रंग के लिए उत्तरदायी होता है। यानी फलों और फूलों के रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा पदार्थ होता है, एंथोसाइनिन, जो वास्तव में किसमें पाया जाता है, रिक्तिका रस में। इसके अलावा रिक्तिकाएं जो हैं स्टोर की तरह कार्य करती हैं, इसमें बहुत सारे पदार्थ जो हैं संचित रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे प्रमुख भाग की बात करें। कोशिका का जो तीसरा प्रमुख हिस्सा है, कोशाभित्ति पहला, दूसरा रिक्तिका और तीसरा भाग जिसे कहते हैं जीव द्रव्य। जिसे क्या कह दिया जाता है, जीव द्रव्य। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जीव द्रव्य। एक नाम जो सर्वप्रथम हमें याद रखना अति आवश्यक है, नाम है जूलियस हक्सल। इन्होंने जीव द्रव्य को कहा था जीवन का भौतिक आधार। क्या कहा था, जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का नाम दिया जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसे प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाले कौन थे? तो सर्वप्रथम दोस्तों इसे जीव द्रव्य नाम दिया था परकिंजे, एच.बी. मोहल। ये दो विद्वान थे। कौन कौन से? परकिंजे और एच.बी. मोहल ने सर्वप्रथम इसे जीव द्रव्य कहा। किसने? परकिंजे ने, एच.बी. मोहल। किसे? जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म सर्वप्रथम कहा। इसे जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहने वाले विद्वान थे, नाम था जूलियस हक्सल। चलिए दोस्तों, हमने पीछे भी मैंने ये बात आपको बताई, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। जीव द्रव्य कोशिका का वास्तव में जीवित भाग होता है। कोशिका का जीवित भाग कौन सा होता है? जीव द्रव्य ही होता है। इससे ऊपर का एक पार्ट हमने जाना कोशाभित्ति, जो वास्तव में कौन सी होती है? निर्जीव होती है। तो जीव द्रव्य कोशिका का वास्तव में जीवित हिस्सा होता है, यानी जीवित भाग होता है, जिसके कारण जीवन संभव हो पाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं इसके भौतिक गुणों की बात करूं, इसमें भौतिक कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? देखो, भौतिक गुणों की अगर बात करें तो जीव द्रव्य जो है ये अर्धपारदर्शक और अर्ध तरल द्रव्य होता है। अर्धपारदर्शक होता है, अर्ध तरल होता है।
इसके अलावा इसमें 60 से लेकर 80% तक जल मौजूद होता है। कितना? 60 से लेकर 80% तक जीव द्रव्य का भाग जो है वो किसके रूप में मौजूद होता है? जल के रूप में मौजूद होता है। जल के साथ साथ इसमें अन्य कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कौन से? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ भी घुले हुए रहते हैं। भौतिक दृष्टि से हम जाने तो जीव द्रव्य में जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। श्योर? अब एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, जीव द्रव्य में जो पदार्थ घुले हुए रहते हैं, जल में घुले हुए जो पदार्थ हैं वो किस अवस्था में रहते हैं? देखो, जल में घुले हुए जो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे नमक है, शक्कर है, ये पदार्थ यानी खनिज लवण वगैरह, ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो आयन या अणु के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? या तो आयन के रूप में या अणु के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एक घोल बनता है जिसमें अणु मौजूद होते हैं। उस घोल को हम कह देते हैं क्रिस्टलीय घोल। क्या कह देते हैं? क्रिस्टलीय घोल कहते हैं। दोस्तों, ऐसा घोल जिसमें कण जो है वो अणु के रूप में मौजूद हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, उसे हम उस प्रकार के घोल को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय घोल कहते हैं। तो जीव द्रव्य में भी अकार्बनिक पदार्थ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जो कण हैं वो अणुओं के रूप में मौजूद होते हैं, और इस प्रकार के घोल को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय। कुछ कार्बनिक पदार्थ यानी प्रोटीन, वसा जैसे कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनके जो कण हैं वो वास्तव में अणुओं से बड़े होते हैं। बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें कई सारे अणु एक साथ जुड़कर रहते हैं, तो उनके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। और इस प्रकार के घोल को हम कहते हैं कोलाइडल घोल। क्या कह दिया जाता है? कोलाइडल घोल। इसमें घुले हुए कणों को हम कहते हैं कोलाइड। तो जीव द्रव्य वास्तव में किस प्रकार का घोल है? अगर ये पूछा जाए तो हम कहेंगे जीव द्रव्य एक क्रिस्टलो कोलाइडल घोल है। कौन सा घोल है? एक क्रिस्टलो कोलाइडल घोल है। जीव द्रव्य दो प्रकार से पाया जाता है। कौन कौन से? एक तो सोल और एक को कह दिया जाता है जल। सोल जीव द्रव्य की एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, और जल के रूप में ये अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। जीव द्रव्य के दो प्रमुख प्रकार सोल, जल। सोल है जो अर्ध तरल होता है, और जल जो है वो अर्ध ठोस होता है। नेचर के अनुसार ये एक दूसरे में बदल सकते हैं, रासायनिक क्रियाओं के अनुसार ये एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। जो सोल है, सोल में घुलित जो अणु हैं वो अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मतलब निकट नहीं होते, एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं। जबकि जल के अंदर घुलित अवस्था के जो अणु हैं वो वास्तव में एक दूसरे के निकट होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, सेल के बारे में, सोल के बारे में, जो जीव द्रव्य की एक अवस्था है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। क्यों? सपोज ये कोशिका, इसके अंदर यहाँ पे जीव द्रव्य भरा हुआ है। जीव द्रव्य के अंदर जो निलंबित कण है वो वास्तव में जीव द्रव्य का प्रकार किस प्रकार का है? सोल यानी अर्ध तरल अवस्था में। अब जब अर्ध तरल अवस्था में है तो इसके अणु जो है वो क्या है? एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं। अब सोल अवस्था में जीव द्रव्य में घुलित जो अणु हैं ये वास्तव में एक दूसरे से टकराकर गति करते रहते हैं। एक दूसरे से टकराकर क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, और उस गति को कह दिया जाता है ब्राउनिंग गति। क्या कह दिया जाता है? ब्राउनिंग गति। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ब्राउनियन गति कहां संपन्न होती है? अगर ये पूछा जाए तो हम कहेंगे ब्राउनियन गति कहां संपन्न होती है? जीव द्रव्य। सोल अवस्था में जीव द्रव्य में घुलित जो अणु हैं वो आपस में टकराकर, जो कण हैं वो आपस में टकराकर गति करते हैं। उसी गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनिंग गति कहा जाता है।
श्योर। तो जीव द्रव्य एक क्रिस्टलो कोलाइडल गोल है और जीव द्रव्य की सौल अवस्था में जो गुलित अणु है जो गति कर रहे होते हैं उस गति को क्या कह दिया जाता है, ब्राउनी गति। और ब्राउनियन गति जो है वो वास्तव में कहां संपन्न होती है, जीव द्रव्य में संपन्न होती है। ये दोस्तों हमने चर्चा की जीव द्रव्य के भौतिक गुणों। अगर यहीं पे हम चर्चा करें कि जीव द्रव्य के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से, तो देखो दोस्तों जीव द्रव्य में तकरीबन 30 प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं, लगभग 30 प्रकार के तत्व मौजूद हैं। देखो उनमें से ऑक्सीजन जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा, ऑक्सीजन। उससे कम कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन और उससे कम नाइट्रोजन। इन चारों को जानना हमारे लिए आवश्यक है। इन चारों के अलावा भी जैसे कैल्शियम है, सल्फेट है, पोटेशियम है, ये भी जीव द्रव्य में मौजूद होते हैं, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है जीव द्रव्य में सर्वाधिक सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ये इनके रासायनिक गुण। अब देखो दोस्तों जीव द्रव्य को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। यहां पे ध्यान देना, जो पहला भाग है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। उसे क्या कह दिया जाता है, कोशिका द्रव्य। और जो दूसरा भाग है दोस्तों उसे कह दिया जाता है केंद्र। जीव द्रव्य को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक के बारे में हमने बात की थी कि केंद्रक एक ऐसा अभिकर्ता है जो कोशिका की क्रियाओं में यानी कोशिका के निर्माण की क्रिया में प्रमुख अभिकर्ता की भूमिका निभा रहा है। तो केंद्रक के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानें किसके बारे में, कोशिका द्रव्य। चलिए दोस्तों, कोशिका द्रव्य को भी प्रमुख रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, 3 हिस्सों में। सपोज दोस्तों ये वाली एक कोशिका हमने यहाँ पे निर्मित की थी एक रिक्तिका। देखो ये वाला भाग जिसे हमने कहा था कोशिका भित्ति, ये वाला भाग जिसे हमने कहा था रिक्तिका, और ये वाला भाग जिसे हमने कहा था जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। अब देखो दोस्तों जो जीव द्रव्य है उसे हमने कहा कि प्रमुख 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, एक तो कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। देखो कोशिका के बीच में एक संरचना पाई जाती है, झिल्ली नुमा संरचना। इसी को कहते हैं क्या चीज, केंद्रक। हमने देखा था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली का अभाव होने के कारण केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं देता। हालांकि पदार्थ केंद्रकीय मौजूद होते हैं लेकिन केंद्रक जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली मौजूद होने के कारण सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है ना। तो इनके बीच में जीव द्रव्य के बीच में एक संरचना कोशिका के बीच में पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक। अब केंद्रक के अलावा ये बचा हुआ जो द्रव्य है, इस सारे द्रव्य को कह दिया जाता है कौन सा द्रव्य, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से, देखो एक्टोप्लास्ट, मीसोप्लाज्म और तीसरा टोनोप्लास्ट। एक्टोप्लास्ट वास्तव में क्या है, कोशिका द्रव्य का सबसे बाहरी भाग जो कोशिका भित्ति के संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में रहता है, कोशिका भित्ति के संपर्क में रहता है। यहाँ पे ध्यान देना, ये हमने सबसे पहले बाहरी संरचना बनाई कौन सी, कोशिका भित्ति। तो एक ऐसा बाहरी भाग जो जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य का ही हिस्सा है और ये किसके संपर्क में रहता है,
ये कोशिका भित्ति के संपर्क में रहता है। इसे कहा जाता है एक्टोप्लास्ट, जीवकला, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये सारे नाम इसे दे दिए जाते हैं। क्या कहा जाता है? एक्टोप्लास्ट, जीवकला, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा कला, प्लाज्मा लेमा, ये सारे नाम इस संरचना को दिए जाते हैं जो सबसे बाहरी कोशिका द्रव्य की संरचना है। कोशिका द्रव्य की सबसे बाहरी संरचना है जो किसके संपर्क में रहती है? कोशिका भित्ति के संपर्क में रहती है और एक झिल्ली नुमा संरचना है, यानी झिल्ली के रूप में एक संरचना पाई जाती है। इसी संरचना को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, एक्टोप्लास्ट कह दे या जीवकला कह दे, ये सारे इसी के नाम। ये वास्तव में पारगम्य होती है। पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य। पारगम्य मतलब पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है कोशिका के, और चयनात्मक का मतलब है सिलेक्टिव, मतलब चुने हुए पदार्थों को ही ये आदान प्रदान होने देती है, यानी आने जाने की अनुमति देती है। प्रत्येक पदार्थ कोशिका के ना तो अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, तो चुने हुए पदार्थों को ये आने जाने देती है। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, कोशिका भित्ति ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। तो पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी संरचना कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कोशा भित्ति नहीं पाई जाती। इसीलिए जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी लेयर, सबसे बाहरी परत जो है वो कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली होती है। ये चीज ध्यान रखना। दूसरा देखो, रिक्तिका के बाहर भी जो कोशिका द्रव्य है ये वास्तव में एक झिल्ली के रूप में मौजूद होता है। रिक्तिका के बाहर भी कोशिका द्रव्य एक झिल्ली के रूप में मौजूद होता है, और इसी झिल्ली को, झिल्ली नुमा संरचना को कह दिया जाता है टोनोप्लास्ट। क्या कह दिया जाता है? टोनोप्लास्ट। इसे रिक्तिका झिल्ली भी कहते हैं, इसे टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। तो श्योर है दोस्तों कि कोशिका भित्ति के संपर्क वाला कोशिका द्रव्य का भाग इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, और रिक्तिका के बाहर जो कोशिका द्रव्य का भाग है इसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना कि कोशिका झिल्ली है और चाहे रिक्तिका झिल्ली है, ये वास्तव में कोशिका द्रव्य के ही भाग। श्योर है? इसके बीच में जो भरा हुआ द्रव्य है जिसमें बहुत सारे कोशिका के कोशिकांग बिखरे हुए रहते हैं, उस सारे के सारे द्रव्य को क्या बोल दिया जाता है? मीसोप्लाज्म। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, आपको जरूर इससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिला होगा। आपकी परीक्षा के लिए ये उपयोगी साबित होगा, ऐसी मेरी दुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास हम खत्म करेंगे यहीं, और एक विशेष आग्रह मैं फिर आपसे करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।